हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो जैसा कि मैंने पहले अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम एक 20 क्वेश्चंस पर डे वाला सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू कर सकें उसको। ठीक है, तो उसकी आज पहली वीडियो रहने वाली है। और वन लाइनर्स इसलिए हैं क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं नई वाली स्वामी की जो MCQ बुक हूँ वहाँ से आपको करा दूँ, बट वो मैंने अभी ऑर्डर की नहीं है। अगर किया मैंने और वो डिलीवर अगर टाइम पे हो जाता है तो उसके रेफरेंस से तो मैं कराने लगूँगा। ठीक है, तब तक वन लाइनर्स कर लेते हैं क्योंकि इसको थोड़ा बनाने में कम समय लगता है। MCQs बनाने में क्वेश्चन डालो, 4 ऑप्शंस डालो, टाइम लग जाता है। तो वन लाइनर्स भी आप पढ़ोगे तो आपको काम आ जाएगा। मोस्टली ये काम आएगा आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आता है, जहाँ पे 4 बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन में ये आपको बहुत काम आ सकता है। जहाँ भी डोमेन स्पेसिफिक आपका पार्ट आ रहा है जिस भी पेपर में, और जिसमें गवर्नमेंट रूल्स, CCS कंडक्ट्स या FR SR इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो उन सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहने वाला है। आप जिस भी तरह से पढ़ रहे हो या आप कहीं से किसी सोर्स से भी पढ़ रहे हो, उसके अलावा अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आपको ऐड ऑन कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होगा। बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन माइंड में रह जाता है, एग्जाम में क्लिक कर जाता है कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते, अगर आपको पता हो जाएगा कि अच्छा ये मैंने देखा था कहीं, तो ऐसा कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हो। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1 आध मिनट समय लूँगा। हालांकि आज मैंने टेलीग्राम पे एक डाला था, उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी बात या बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग भी आप लोग हैं, अगर आप जेन्यून हो, आप अपने जॉब लेना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उन्होंने मुझसे परचेस किया PDF, फिर वो आगे रीसेल करेंगे। उसमें होगा क्या कि या तो वो, अगर वो जेन्यून कैंडिडेट्स हैं तो उनका क्या होगा कि भाई पैसा कमा लेते हैं, और उस बेसिस में अगर उन्होंने फेक PDF आपको पकड़ा दी तो आपका पैसा जाएगा, आपका समय जाएगा, आपका जाएगा। तो आप कहाँ से क्या ले रहे हो, जेन्यून सोर्स हो तो क्लियर है, क्योंकि PDFs हर जगह मेरे ही जा रहे हैं, चाहे कोई सा भी चैनल दे रहा हो आपको या कोई से भी बंदे दे रहे हो, टेलीग्राम पे दे रहे हो, PDFs कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के नाम से ही जा रहा है। ठीक है, तो और उस एक PDF को दिखा के अंदर में काफ़ी सारे वो लोग इरेलेवेंट PDF दे देते हैं, जिससे कि चाहते हुए ना चाहते हुए भी मेरा ही नाम जाता है। तो बस उस चीज़ का है कि आप लोग जहाँ से भी लो, ऑथेंटिक सोर्स से लो, या फिर सबसे बेटर तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप मुझसे मत लो, आप सीधे ऑनलाइन परचेस कर लो। ठीक है, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझसे लो ना लो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं साल भर थोड़ी एक्टिव था कि मैंने आपको बताया कि भाई लो। ये जब एम्स की रिक्रूटमेंट आ गई तब मैंने कहा कि भाई चलो जो मेरे पास है, अगर जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको हो जाता है तो उनका हेल्प हो जाएगा। मेरा पर्पस सिंपल सा बस इतना था। ठीक है, बट लोग उसको दूसरी तरीके से यूज़ करने लग जाते हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे करना चाहते हो टैकल। अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अदरवाइज़ वो आप पे आपकी इच्छा है। ठीक है, तो और जो लोग ऐसा कर रहे हैं भाई, अगर अब तुम जेन्यून कैंडिडेट हो के ऐसा कर रहे हो तो तुम अपने जॉब से ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, तवज्जो इन छोटी मोटी चीज़ को दे रहे हो। आज तुम 2-4 PDF ऐसे दे के बहुत तो 500-1000 कमा लोगे, लेकिन तुम्हारी जॉब इस चक्कर में नहीं हो पाएगी, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात करूँ तो 20 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में, और आगे भी मैं ट्राई करूँगा कि हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस का ही सेट हो ना, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। और आप भी चाहो तो इसको क्या करना, जितने स्पीड पे बढ़ा के देख सकते हो देख लेना, आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा। तो कम टाइम में 20-20 क्वेश्चन अगर आप डेली भी कर लेते हो अप्रॉक्स में, चलो 45 दिन मैंने कल बोला था, उतना तो समय है ही अपने पास अभी, आई गेस 30, मतलब चलो 40 डे भी लेके चलो, तो 40 × 20 करोगे तो आपके पास इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर ये सीरीज़ हमने 40 दिन तक कंटिन्यू कर लिया तब। ठीक है, और आपका टाइम बचेगा। तो मैं ये बोलूँगा कि 1x पे ना करके आप या तो 1.5 पे देख लो, 1.25 पे देख लो, या 2 पे आप कंफर्टेबल हो तो 2 पे भी देख लेना। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन मैं समझा सकूँ, जितना समझा सकूँ मैं उतना समझाते चलूँगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कहता है डिफाइन एन इंटरेस्ट फ्री एडवांस एंड इनमरेट इट्स मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, ये एडवांस
तब की बात हो रही है जब आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या गवर्नमेंट ऑफिसर होते हो या सर्वेंट होते हो और आपको एलटीसी अवेल करना होता है, तो उसमें आपको एडवांस चाहिए होता है, तो वो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, ठीक है। तो एन एडवांस फॉर एल टी सी कैन बी ड्रॉन अप टू 90%, जितना उसका एक एस्टिमेटेड प्राइस आता है, मतलब जितना खर्च आप कर सकते हो उसका एक अनुमानित, मतलब करने से पहले तो हम कंफर्म नहीं बता सकते कि भाई कितना खर्च होगा, बट एक एस्टिमेटेड प्राइस आता है। जैसे आप लोग गाड़ी सर्विसिंग कराने जाते होगे, एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो बाइक या कार जो लोग भी होगा जिनके पास, वो लोग सर्विसिंग कराने जाते हो तो वहाँ वो पहले आपको चेक करते हैं कि भाई बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है, और कुछ वो लोग एक एस्टिमेटेड प्राइस आपको अपने तौर पे बता देते हैं कि भैया अगर ऐसा होता है तो आपको इतने तक खर्च आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, एस्टिमेटेड प्राइस है मैक्सिमम अगर आप उठाना चाहते हो तो आप उसका 90% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ट्रैवल इंक्लूडिंग बोथ आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी, जाने का और आने का, एलटीसी अवेल करोगे आप। दो तरीका का होता है, मतलब अब चलो उतना तो क्या ही बताऊँ, ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप करते हो, जितने भी दिन के लिए जाते हो तो आपको जिस स्टेशन पे आप हो उस स्टेशन से आपको अवेल करना होता है, वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी और एट द एंड वहीं पे आके ख़त्म होगी। अगर आप किसी और सोर्स से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फिर वो एलटीसी अवेल नहीं कर सकते आप। तो उस केस में क्या है, आउटवर्ड मतलब जाने का भी और आने दोनों, रिटर्न जर्नी का, ट्रैवल इंक्लूडिंग सब कुछ का एस्टिमेटेड प्राइस जो भी होता है उसका 90% आप, मैक्सिमम लिमिट इसका रखा गया है 90%, उसका आप अवेल कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द हाउस फॉर विच यू कैन अवेल हाउस बिल्डिंग एडवांस। कभी कभी आप इसका ध्यान रखना, हाउस बिल्डिंग एडवांस, इसको याद रखना HBA, ठीक है, HBA इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे बनेगा वो मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा। कभी कभार मतलब एक आधा बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर आपका आएगा नहीं, तो उसमें छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन भी एक आध आ सकते हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, 4 ऑप्शन में रहेंगे, कुछ कन्फ्यूजन, तो इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, हाउस बिल्डिंग एडवांस रहने वाला है। एक बात और कहूँगा, जहाँ जहाँ कोई नंबर्स का बात होगा, जैसे यहाँ मैंने 90% बताया, जैसे यहाँ 1 करोड़ का बात आ रहा है, जहाँ जहाँ ये नंबर्स आएंगे एक बार आप लोग उसको अपने लेवल पे रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा कि हाल में कोई बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं इस बेसिस पे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने रेफरेंस लिया है स्वामी बुक का ही, बट वो एक एडिशन पुराना है, ठीक है, एक एडिशन पुराना है, तो दैट्स वाई मेरे पास भी उतना टाइम नहीं था कि मैं आपको, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं ऑर्डर करने वाला हूँ स्वामी को, अगर वो नई एडिशन वाली आ जाती है तब तो मैं डायरेक्ट उससे कर लूँगा, आपको कोई चेक वेक करने का ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे जहाँ पे नंबर्स आएंगे मोस्टली उसी को चेक करना होगा, थियोरेटिकल पार्ट उतना जल्दी रूल नहीं बदलता है। ये भले 1 करोड़ से 90 लाख या 1 करोड़ से ऊपर हल्का फुल्का हो जाता है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना, हालांकि उम्मीद कम है बट फिर भी एक बार मैंने आप लोग के लिए बता दिया कि आप स्टूडेंट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इतना तो अपने लेवल पे कर ही सकते हो, ठीक है। अब क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द हाउस ऑफ विच कैन अवेल अ हाउस बिल्डिंग। मैक्सिमम कॉस्ट हाउस का क्या हो सकता है जहाँ पे आप हाउस बिल्डिंग एडवांस को अवेल कर सकते हो। तो मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द हाउस ऑफ टू बिल्ड या परचेज, बनाने के लिए या खरीदने के लिए, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्लॉट, मतलब उस प्लॉट का, जिस प्लॉट पे आपका मकान बना हुआ है या जो आप खरीद रहे हो उसमें उस प्लॉट का प्राइस एक्सक्लूड होना चाहिए, मतलब वो आप ऐड नहीं करोगे। मतलब एक ज़मीन आपने है, ज़मीन पे आपने मकान बनाना है तो बस और बस मकान का प्राइस आपको देना है, उस ज़मीन को आपने कैसे रुपीज़ स्क्वायर फीट ख़रीदा है या जो लोग, चलो उसको क्या ही छोड़ें, जैसे भी ख़रीदा है उसका कॉस्ट इसमें नहीं जुड़ेगा। तो ये सिंपल सी बात है। तो उसका जो उन सब को एक्सक्लूड करने के बाद आपका प्राइस 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। कैन a second charge be created on a property for which HBA हाउस बिल्डिंग एडवांस इज ऑलरेडी अवेल्ड। क्या एक सेकेंड चार्ज क्रिएट किया जा सकता है किसी प्रॉपर्टी पे जहाँ पे एक HBA ऑलरेडी अवेल किया जा चुका है? तो उसके लिए कहता है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ ऑब्टेन्ड हाउस बिल्डिंग अलाउंस, जो कि हाउस बिल्डिंग अलाउंस कर चुके हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, इज़ परमिटेड, उनको परमिट है कि वो दूसरा चार्ज क्रिएट कर सकते हैं ऑन द प्रॉपर्टी विद द परमिशन, उनको परमिशन लेना होगा ऑन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टू मीट द बैलेंस कॉस्ट ऑफ द हाउस फ्लैट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब सिंपल सी बात है, कर सकते हैं, याद क्या रखना है आपको, कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस में इतना बड़ा बड़ा ही देखने को मिलेगा, ठीक है, बट एक इसमें छोटा सा पॉइंट होता है जो आपको याद रखना पड़ता है कि क्या कर सकते हैं, परमिटेड हैं वो करने के लिए, उनको परमिशन लेना होगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको क्या आता है, घुमा घुमा के ऑप्शन ऐसा आएगा, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एक और कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कर सकते हैं बट ये
इसका कंडीशन होना चाहिए, या फिर नन ऑफ दिस दे दिया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला जाएगा। ठीक है। नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल कंप्यूटर एडवांस। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कितनी बार कंप्यूटर एडवांस को अवेल कर सकता है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अवेल कंप्यूटर एडवांस इन 5 टाइम्स इन हिज इंटायर सर्विस। अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप पूरे अपने इंटायर सर्विस में 5 बार इस कंप्यूटर एडवांस को अवेल कर सकते हो। कितने टाइम्स कर सकते हो? 5 टाइम्स। एन ऑफिसर अवेल्ड कंप्यूटर एडवांस इन जनवरी 2022, अगेन ही अप्लाइज फॉर कंप्यूटर एडवांस इन 2024 बट द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। क्यों? ठीक है, ये अब ऐसा भी आता है कमेंट करने के लिए, आपको पास 4 ऑप्शन बड़े बड़े दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको पढ़ के समझ के, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि अभी ऊपर हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा, तो ये कह रहा है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं उन्होंने जनवरी 2022 में अवेल किया था और 2024 में उन्होंने दोबारा किया, तो क्यों उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया? इस पर आप अपना प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें। अ सब्सिक्वेंट एडवांस फॉर द परचेज ऑफ द कंप्यूटर can be granted only on the expiry of 3 years from the drawal of the earlier advance। जो एडवांस आपने पहले लिया है, मतलब इन्होंने 2022 में ले लिया, तो इसके बाद 3 साल का पीरियड ख़त्म होने के बाद ही आप दूसरा ले सकते हो। ठीक है, तो ये है, इस कारण से इनका रिजेक्ट कर दिया गया। आर CGHS beneficiaries allowed to undergo treatment at any impaneled प्राइवेट हॉस्पिटल विदाउट अ रेफरल, मतलब परमिशन लेटर। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, उनको अप्लाई करना होता है इसके लिए, अपना नाम, अपने फैमिली का नाम जिनको भी मिलता है उनको नाम देना पड़ता है, उनका फ़ोटो देना पड़ता है, उनका डिटेल्स देना पड़ता है। तो जो इसको अवेल कर सकते हैं, क्या वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे बिना किसी रेफरल लेटर के ट्रीटमेंट करा सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन ये था। CGHS beneficiaries are allowed to undergo treatment at private hospitals in parallel under CGHS of the specific treatment procedures listed under the CGHS rate list without any referral। जो भी इनके अंदर कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल इनके भी लिस्ट में होते हैं जहां आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बस उसमें क्या होना चाहिए, उनके वो रेट लिस्ट में आना चाहिए जो CGHS अपना देता है, उसके रेट लिस्ट के अंदर वो हॉस्पिटल होना चाहिए, और उनके ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स, उनके प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करता हो। उनके जो मतलब उनके लिस्ट में जो भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट भी होंगे उसमें, उनमें उनका नाम बस होना चाहिए, तब आप बिना किसी रेफरल लेटर के वहाँ पे जाके दिखा सकते हो। अगर यहाँ से आउट ऑफ द लिस्ट है, फिर आपको एक बार अपने डिपार्टमेंट पे CGHS में आपको एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई मान लो कि जिसमें इसका नाम है और वहाँ उस बीमारी का इलाज ही नहीं है, आपको कहीं और जाना है, तो फिर आपको एक बार वहाँ से कंसल्ट करना होता है। वो अपने अनुसार आपको रेफ़र करेंगे या सजेस्ट करेंगे कि चलो भाई, वो अपने ढूंढ के देंगे कि भाई यहाँ नहीं यहाँ करा सकते हो, यहाँ नहीं यहाँ करा सकते हो, आप यहाँ जा सकते हो। उसके बाद अगर आप उनके कहे हुए पे नहीं मानते हो, तब फिर आपको अपने एक्सपेंस पे कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कैन अ बेनिफिशियरी होल्डिंग अ वैलिड CGHS कार्ड गेट ट्रीटमेंट एट प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। क्या किसी के पास CGHS का वैलिड कार्ड है और इमरजेंसी के दौरान क्या प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल पे वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं, उनको रोका नहीं जाएगा। अ स्पाउस ऑफ a central government employee also employed under central government and is eligible for a separate card, is it necessary for them to obtain separate CGHS cards? नहीं। अगर मान लो एक हस्बैंड वाइफ हैं, तो अभी मान लो कि एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसा कि एक बंदा नौकरी कर रहा है, तो उसको कार्ड मिलेगा, तो उसके कार्ड पे उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी तो आएंगे, उसमें वाइफ इंक्लूडेड हो जाएगी। उनके कुछ अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी होंगे, बच्चे का भी कंडीशन होता है। अगर आप लोग जानते होंगे, लड़कों का, लड़की का, अगर आपकी बेटी है, बेटा है, तो बेटी का टिल मैरिड और लड़कों का 25 ईयर्स तक ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बनवाएंगे उसमें ये ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे, तो डबल सेपरेट कार्ड रखने का कोई मतलब आपका नहीं बनता है। द स्पाउस ड्राइंग हायर पे शैल ऑब्टेन द कार्ड एंड द अदर स्पाउस कैन अवेल सीज बेनिफिट एज मेंबर। मतलब इन दोनों में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही आपके गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो जिनका हाई पे जो है, मतलब जिनका पे ज़्यादा है, वो कार्ड ले लेंगे, और उस बेसिस पे जो दूसरे उनके पार्टनर हैं उनको बेनिफिट्स मिल जाएगा एज अ मेंबर, वो उसके मेंबर बन जाएंगे, तो एज अ बेनिफिट उनको मिल जाएगा।
इज एन अनमैरिड सन एज 26 एंड नॉट एम्प्लॉयड बट होली डिपेंडेंट ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल फॉर CGS बेनिफिट। अब यहाँ कहने का मतलब एक आपका लड़का है जो 26 साल का हो चुका है लेकिन उसकी शादी अभी नहीं हुई है और वो एम्प्लॉयड भी नहीं है, जो कि आप पे पूरी तरह से फ़िलहाल डिपेंडेंट है, तो क्या उसको CGHS का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये रूल है आपका, लड़कों का एज 25 तक ही उनको मिलेगा। 25 से वो क्रॉस कर जाएंगे तो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अनमैरिड सन्स बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स आर ओनली एलिजिबल। ठीक है, इसी केस में अगर आप लड़की का पूछो तो लड़की का जो आपका होता है वो टिल मैरिड होता है। जब तक वो अनमैरिड है तब तक आप लड़की को LTC भी उनको अवेल करा सकते हो। LTC में भी लड़कों का वही है, 2 बच्चों को ले जा सकते हो लेकिन 25 के नीचे होने चाहिए, और लड़की को टिल मैरिड आप ले जा सकते हो। अब कैन अ CGS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसाइडिंग कहाँ गया, कैन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसाइडिंग आउटसाइड CGS कवर्ड एरिया हु इज़ कवर्ड बाई GSMA रूल्स ऑप्टेड फॉर CGS फैसिलिटी। यहाँ पे अच्छा ये किसका आ गया, एक सेकंड, ये कहीं ऊपर आ गया है, नीचे होगा। अच्छा CEA का है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चलो ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं क्या। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आया आपका नहीं ऊपर ही था ना, कैन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसाइडिंग आउटसाइड अ CGS कवर्ड एरिया, मतलब वो उस कवर्ड एरिया के बाहर है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज़ कवर्ड बाय GSMA रूल्स ऑप्ट फॉर CGS फैसिलिटी। यस, वन टाइम ऑप्शन इज गिवन टू ऑल सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू ऑप्ट CGS फैसिलिटी फ्रॉम द नियरेस्ट वेलनेस कंट्री। एक बार उनको दिया जाता है मौका कि आप अपने नियरेस्ट CGS फैसिलिटी को ऑप्ट कर सके वेलनेस सेंटर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कैन CEA क्या होगा आपका, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम्ड फॉर थर्ड चाइल्ड, क्या तीसरे बच्चे के लिए क्लेम किया जा सकता है? इफ़ नॉट क्लेम्ड फॉर फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड, अगर पहले दूसरे के लिए क्लेम नहीं किया गया तो क्या तीसरे के लिए क्लेम किया जा सकता है? इलेबोरेट द केस व्हेन CEA कैन बी क्लेम्ड फॉर अ थर्ड चाइल्ड। नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर पहले दूसरे के लिए 2 बच्चों के लिए मिलता है तो अगर हमने पहले दूसरे के लिए किया फिर भी नहीं कर सकते, नहीं किया फिर भी नहीं कर सकते। CEA और हॉस्टल सब्सिडी कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर अ थर्ड चाइल्ड इवन इफ सेम वाज नॉट क्लेम्ड फॉर द फर्स्ट और सेकंड। अगर किया नहीं भी गया है पहले और दूसरों के लिए तो आप तीसरे के लिए नहीं कर सकते, बिकॉज CEA इज एडमिसिबल फॉर द टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन ओनली। ठीक है, जो 2 बड़े होंगे, जो ऊपर से 2 बड़े होंगे उनको ही दिया जाएगा, उसके बाद आप कितने भी हो आपके बच्चे उनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। Claims will be admissible for the third child if the second childbirth resulted in multiple birth or in cases of failure of sterilization operation। ये कुछ इसके कंडीशन है जहाँ पे तीसरे को एडमिसिबल किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल बर्थ मतलब हो सकता है कि आपका जो ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स या मल्टीपल बर्थ ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि पहला बच्चा हुआ और दूसरा बच्चा किसी कारण से मतलब नहीं हो सका या एक्सपायर हो गया, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ, तब इन सब कंडीशंस में हो सकते हैं। अदरवाइज मतलब ये कंडीशन हो गया कि तीसरे को कब मिलेगा। जनरली जो है नॉर्मल केस में जहाँ आपके 3 बच्चे हैं जो सुखी संपन्न जी रहे हैं, उन केस में पहले ऊपर से जो 2 बड़े होते हैं उनको ही मिलेगा। कैन CEA बी क्लेम फॉर द सेम क्लास ट्वाइस, कैन CEA बी क्लेम्ड फॉर द सेम क्लास ट्वाइस, मतलब क्या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सेम क्लास के लिए 2 बार लिया जा सकता है? CEA कैन बी क्लेम्ड फॉर द सेम क्लास ट्वाइस ओनली व्हेन द चाइल्ड फेल्स इन पर्टिकुलर क्लास। ये तभी मिलेगा जब आपका बच्चा एक क्लास में फेल हो जाता है, मतलब एक टाइम उसमें फेल हो गया, दोबारा उसी क्लास में उसको पढ़ना है, तब उसको दिया जाएगा। इफ़ द चाइल्ड इज एडमिटेड टू द सेम क्लास ड्यू टू द अदर रीजन CEA कैनॉट बी क्लेम्ड ट्वाइस फॉर द सेम ईयर। अगर किसी और रीजन से उसको दोबारा एडमिट करना पड़ रहा है तब उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट willful absence for 10 days was treated dies none. How will be the period of dies none impact the claim for the CA? For any period which is treated as dies none, the government servant is not eligible for the allowance, reimbursement, subsidy। अच्छा ये कह रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट है जो वो एब्सेंस रहते हैं 10 डेज़ के लिए, उनको डाइज ऑन के ट्रीटेड एज होगा। यहाँ पे ये ट्रीटेड अलग है, एज अलग है, इसी में कन्फ्यूज़न हो गया था थोड़ा। ट्रीटेड एज डाइज ऑन ये एक टर्म होता है
10 दिन के अगर कोई एब्सेंस हैं तो उनको डाइज ऑन, हाउ विल द पीरियड ऑफ डाइज नॉन इम्पैक्ट हिज क्लेम फॉर CEA। इस अगर वो इस तरीके के कंडीशन में है तो उनको किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एनी पीरियड विच इज़ ट्रीटेड एज डाइज ऑन, किसी भी पीरियड अगर उसको ट्रीट किया जाता है डाइज नॉन के तहत पे, तो द गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ नॉट एलिजिबल, उनको एलिजिबल नहीं है किसी भी तरह के अलाउंस, रिम्बर्समेंट या सब्सिडी के लिए CEA के लिए। ठीक है। कैन गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम CEA फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा जो है कॉरस्पॉन्डेंस मतलब रेगुलर पढ़ रहा है या डिस्टेंस से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। अगर पढ़ रहा है, आप किसी भी तरह से आपके पास अगर अप्रोप्रिएट बिल्स हैं तो आप उसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप तो यस हो जाएगा। When will reimbursement be made and what are the maximum limit for CEA and the hostel subsidy per year। कब रिम्बर्समेंट मेड हो सकता है और क्या एक मैक्सिमम लिमिट है CEA और हॉस्टल सब्सिडी पर ईयर करने का। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप नंबर्स आ रहे हैं दोबारा से, नंबर्स एक बार आप रीवेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, रीवेरीफाई आप ज़रूर कर लेंगे। रिम्बर्समेंट विल बी मेड वंस अ ईयर में एक साल ही होता है ये, ऐसा नहीं कि आपने अभी कर दिया। आपको सारे बिल संभाल के रखने पड़ते हैं, जैसे ट्यूशन फ़ी हर मंथ होता है या एनुअली होता है, वो स्कूल या कॉलेजेस पर डिपेंड करता है। बट आपको जो बिल्स होंगे वो संभाल के रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लें इस मंथ आपने पे किया और इसी बार आपको रिम्बर्स हो गया। आपको वो एक ही बार होगा थ्रू आउट द ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा आपको सबमिट करना होगा, तब आपको हो जाएगा। लिमिट फॉर द CEA इज 27,000। CEA के लिए जो लिमिट है वो 27,000 है, आप एक बार चेक कर लेना, यहाँ मैंने स्टार मार्क कर दिया मैंने। एंड हॉस्टल सब्सिडीज 81,000 एंड विल बी ऑटोमेटिकली रेज्ड बाई 25% एवरी टाइम। हॉस्टल सब्सिडी कितना है 81,000 और हमेशा ऑटोमेटिकली रेज्ड हो जाएगा एवरी टाइम 25% से। एंड एवरी टाइम DA गोज अप टू 50%। DA जो आपका जा सकता है, बहुत ज़्यादा जाएगा तो 50% जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। नेम ऑफ द अलाउंस दैट आर सब्ज्यूम्ड इन टफ लोकेशन अलाउंस। टफ लोकेशन, ऐसा अलाउंस का नाम दीजिए जिसे माना जाता है टफ लोकेशन अलाउंस के तौर पे। स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस विद स्पेशल कंपेंसेटरी, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, बैड क्लाइमेट अलाउंस, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया अलाउंस एंड सुंदरबन अलाउंस आर द अलाउंस दैट आर सब्ज्यूम्ड टफ लोकेशन। ये जितने भी अलाउंस हैं इनको माना जाता है आपका टफ लोकेशन अलाउंस। मतलब अलग अलग तरह का अलाउंस मिलता है ना, आप जिस भी जॉब में जाओगे तो आपको हर एक तरह का अलाउंस देखने को मिलेगा। तो जो एरिया ऑलरेडी टफ माना जाता है उनके भी कुछ अलाउंस मिलते हैं, तो वो कौन कौन से अलाउंस हैं जो माना जाता है इसमें, तो इस तरह के जो अलाउंस आएंगे वो आ जाएगा आपका टफ लोकेशन में। जैसे क्लाइमेट का आ गया, आपको ट्राइबल एरिया का आ गया, रिमोट लोकेलिटी का आ गया, तो इन सब में आपका आता है। Question number 17, when a place falls in more than one category of tough location allowance, how will the allowance be regulated। मतलब एक जो जगह है वो एक से ज़्यादा टफ लोकेशन, जैसे अभी टफ लोकेशन का जो हमने देखा वो मान लो एक ही प्लेस है जो रिमोट एरिया में भी आता है, ट्राइबल एरिया में भी आता है, और जो क्या बोलते हैं सुंदरबन अलाउंस में भी आ गया। मतलब एक ही प्लेस अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी में आ जाता है तो उस अलाउंस को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। इन द इवेंट इन द प्लेस ऑफ फॉलिंग इन मोर देन वन कैटेगरी द हाइयर रेट, जिसका भी हाइयर रेट होगा टफ लोकेशन का वो आपको एप्लीकेबल किया जाएगा। मान लो 3 तरह का अलाउंस है, किसी का एज एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, मान लो किसी का 1,000 है, किसी का 2,000 है और 3,000 है, और तीनों एक जगह पे लाई कर रहा है, तो 3,000 वाले को जो ज़्यादा जिसका रेट हाई होगा उसको एप्लीकेबल किया जाएगा। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया अडॉप्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द कैटेगरी ऑफ स्टाफ एक्सपोज्ड to risk for withdrawal of risk allowance। The criteria adopted for the determining the category of the staff exposed risk is दो दिया गया है आपको A और B करके। Those engaged in duties of hazardous nature और whose health is liable to affected by adversely। मतलब ये जो अपने ड्यूटीज़ के दौरान मतलब बहुत ख़तरनाक या बहुत अच्छे मतलब काम नेचर में नहीं है, उनका हेल्थ लाइबल है अफेक्ट एडवर्सली, इनको मिलेगा। और स्टाफ इंगेज इन क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, रिवर्स और इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल्स, मतलब इन दोनों को मिलेगा। आपको क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि किस क्राइटेरिया में आपको एक्सपोज टू रिस्क ऑफ ड्रॉल का
अलाउंस मिलेगा, मतलब वहाँ रिस्क है तो उसका भी एक अलाउंस आपको दिया जाएगा। मतलब यहाँ अगर आप हजार्डस नेचर में हो तो रिस्क तो है आपका, मतलब आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है। अगर आप क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स या सीवर्स या इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो तो आपके हेल्थ को है, तो वहाँ पे आपको एक रिस्क अलाउंस करके मिल सकता है। तो कहाँ कहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि ये आएगा, जैसे ये एक ऑप्शन हो गया। ऑप्शंस में क्या रहेंगे देखो मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जैसे सही लग रहा है स्टेटमेंट बेस के लिए, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए भी आपके आंसर में रहेगा, बी भी आपके आंसर में रहेगा, सी में आपको देखने को मिलेगा बोथ, और डी में आपको देखने को मिलेगा नन ऑफ दीज, ठीक है। इस तरीके से रहेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा ही आएगा। इसमें ये दोनों ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में, तो बोथ यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अगर ये दोनों ऑप्शंस में आपको मिल जाता है तो। इज आइलैंड स्पेशल ड्यूटी अलाउंस एडमिसिबल ड्यूरिंग सस्पेंशन एंड ज्वाइनिंग टाइम, क्या एक आइलैंड स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो है वो एडमिसिबल है अगर आप सस्पेंशन में हो या ज्वाइनिंग टाइम पीरियड में हो, तो नहीं। मतलब ज्वाइनिंग टाइम पीरियड में मतलब आप कहीं से रिलीव हुए हो और आपको ज्वाइन करने का अब समय दिया गया है, तो क्या आप उसके लिए एडमिसिबल हो, तो नहीं हो। लास्ट क्वेश्चन आज का, इन विच सेल ऑफ द टफ लोकेशन मैट्रिक्स डज स्पेशल कंपेंसेटरी हिल एरिया अलाउंस फॉल। स्पेशल कंपेंसेटरी हिल एरिया अलाउंस, हिल एरिया एक अलाउंस है जो स्पेशल कंपेंसेटरी में आता है, हैज़ बीन अबॉलिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 फॉर सिविलियन एम्प्लॉय पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स। ये सिविलियन एम्प्लॉय के लिए अबॉलिश मतलब हटा दिया गया है, जो कि दिया जाता था डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से, ठीक है। तो आज के ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए। वीडियो अभी 25 मिनट हो चुका है, तो हालांकि 3 मिनट 4 मिनट तो स्टार्टिंग में ही चले गए, वेस्ट हो गए, तो उसको आप हटा सकते हो। तो डेली आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो देखने को मिल जाएगा। 2x पे आप लोग देखोगे तो 10 से 12 मिनट में, ये वीडियो भी अगर 26 मिनट का होता है 2x पे देखोगे 13 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा यही कि वीडियो कंटिन्यू हो जाए सीरीज़। एक बात और बताना चाहूँगा, जो लोग अभी अंत तक देख रहे हैं वो आप कमेंट में अपने हिसाब से भी मुझे टॉपिक्स बता सकते हो कि इसके, मतलब मैं तो अपने हिसाब से बना ही दूंगा, बट अगर आप टॉपिक्स बताते हो कि इस टॉपिक के क्वेश्चन लाइए, इस टॉपिक के क्वेश्चन लाइए, इस टाइप, तो मैं उस बेसिस पे भी प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। किसी दिन किसी टॉपिक का, किसी दिन किसी टॉपिक का, किसी दिन किसी टॉपिक का, तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं कमेंट को देख के जो मेजॉरिटी कमेंट रहेगा उस बेसिस पे मैं वीडियोज़ बना दूँगा, उस बेसिस पे आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।